हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। और आज हम लोग DT9 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, और बाकी के जो प्रॉब्लम्स थे आपके ऑर्गेनिक के थे और बड़े ही आसान से प्रश्न थे, उसको सॉल्व करेंगे। पहला ही प्रश्न है फॉर द प्रोसेस। सो आई विल बी अगेन, मैं आपको डिक्टेट करूंगा प्रॉब्लम्स। आप सबके पास ये प्रिंट आउट होना चाहिए, आप वहीं पे स्क्रिबल कर दो। आपको जो गलतियां लगी या जो आपको चीज़ें नई इन्फॉर्मेशन समझ में आया, वो सारी चीज़ों को लिख दो यहीं पे। हाँ, सो DT9 प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, वो क्या था? फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड। सो आई एम राइटिंग द प्रोसेस हियर। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या था? H2O लिक्विड फॉर्म में था एंड आपके पास इंफॉर्मेशन है, दिस इज 1 बार एंड 273, सॉरी 373 केल्विन। यहाँ से कहाँ तक गया वो? यहाँ से गया वो अगेन H2O गैस यानी वाटर वेपर बना, H2O गैस बना एंड इंफॉर्मेशन अगेन 1 बार एंड 373 केल्विन। ओके, सो दिस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है। ये पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन बता रहा है दैट इज द प्रेशर इज 1 बार 373 केल्विन एंड द 373 केल्विन इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O लिक्विड एंड H2O गैस क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। यानी यहाँ पे दिस इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का स्टेट है। ओके, द मोमेंट यू केम टू नो दैट दिस पार्टिकुलर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, what we know that at equilibrium delta G, not delta G naught, delta G is 0. So at state of equilibrium what we know that delta G is equal to 0. ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, डेल्टा G is equal to 0. प्लीज अंडरस्टैंड, डेल्टा G नॉट कभी 0 नहीं होता। डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज 0 नहीं होता। ओके, सो द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, they are asking about parameters. So we came to know about the gives free energy change. Now let us see about entropy. If you see, this is liquid and this is gas. So क्या है, जब लिक्विड से गैस में बदलेंगे व्हाट हैपेंस? जो मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्या होता है? फ्री हो जाता है, वाटर वेपर में अलग अलग चल जाता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द रैंडमनेस हैज इंक्रीज्ड। क्या? रैंडमनेस इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अब क्या है, रैंडमनेस वाटर मॉलिक्यूल में बढ़ गया है। वो अब एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी दूर चलेंगे और वो इधर उधर भाग रहे हैं, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो गया है। तो व्हाट इज दैट? रैंडमनेस इंक्रीज हो गया है, सो एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। दैट गिव्स यू डेल्टा एस इज पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव मीन्स कि एंट्रोपी इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो सर्च कीजिए, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन 2 बड़ा ही आसान है, दिस इज सिंपल। लेक्चर का प्रॉब्लम है, लेक्चर में ये चीजें कराई गई हैं। एक ग्राफ है, पीवी ग्राफ, एंड वी हैव शेप कर्व। ऑरिजिन यहाँ से हो रहा, कुछ ऐसा है, एक्सपांसन प्रोसेस है, एक्सपांसन प्रोसेस। ओके, सो मैंने आपको बताया भी, एक ट्रिक भी बताया था, ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं या थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लेते हैं। मैथमेटिक्स के लिए अब जाइए लेक्चर में, फिर से देखिए, मैं फिर से बोलूँगा लेक्चर के पास जाइए। और मैंने बताया था पीवी कर्व है, पी बाई वी, दैट विल गिव यू द स्लोप। व्हाट वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल, पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। यू विल गेट डिफरेंट स्लोप्स, वहाँ से आप पता कर सकते हो। या अगर आपको थोड़ा सा जल्दी बनाना है क्वेश्चन को, तो क्या करना था, मैंने बताया था, आप अपने थंब को यहाँ पे रखिए। ठीक है, थंब को यहाँ पे रखने के बाद घुमाइए। पहला प्रोसेस इज आइसोथर्मल, दूसरा प्रोसेस इज एडियाबैटिक। ठीक है, सो जो पहला प्रोसेस आएगा, दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस, सो दिस इज आइसोथर्मल। ये ट्रू है कंप्रेशन के केस में। जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन का भी ग्राफ बनते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ग्राफ बनता है। तो कंप्रेशन में उंगली डालिए, घुमाइए, जो पहला उंगली टच करेगा जिस कर्व को, दैट इज योर आइसोथर्मल, सेकंड इज योर एडियाबैटिक, सो एंड द थर्ड, दिस इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस।
ठीक है। सो बड़ा ही आसान तरीका, इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो द कन्वेंशनल मेथड, नो प्रॉब्लम, जस्ट टेक योर टाइम एंड डू दैट। सो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा प्रॉब्लम क्या था हमारा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड for the following species. We have carbon monoxide, we have carbon dioxide, carbonions and we have methanol. So हम तरीका क्या अपनाएंगे इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? क्या तरीका है, हम जाएंगे बॉन्ड कौन कौन से बने हैं। आपको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, डबल बॉन्ड मीडियम में होता है और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे लंबा होता है। बॉन्ड अगर बहुत लंबा है, बॉन्ड लेंथ अगर बहुत हाई है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। ठीक है, तो व्हाट वी नो, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एंड व्हाट वी नो, बॉन्ड लेंथ अगर बहुत हाई है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। हमको क्या करना है, अरेंज करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ में, तो हम बॉन्ड लेंथ में अरेंज करें, इसको रिवर्स कर दें। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट वी नो अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, वी हैव 3 बॉन्ड्स। सो या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, सो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, तो स्ट्रेंथ के मामले में ये सबसे हाई आ जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का नंबर होगा ये 1, ये सबसे स्ट्रांग है। इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्योरली डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है तो ये दूसरे नंबर पे आ गया, स्ट्रेंथ के रूप में थोड़ा सा कम हो गया। व्हाट वी हैव समथिंग कॉल्ड कार्बोनेट आयन। सो ड्रॉ करते हैं कार्बोनेट आयन। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, यू शुड नो एवरीथिंग। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कितने -2 चार्ज होता है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं सारे बॉन्ड्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है इनके पास क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, नॉट अ कंप्लीट, पार्शियल डबल बॉन्ड। इससे क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण वो जो डबल बॉन्ड है उससे थोड़ा सा लंबा हो गया, और सिंस उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा हो गया। सेम इज विथ स्ट्रेंथ, पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण वो जो प्योर डबल बॉन्ड है उससे थोड़ा सा वीक है, पर जो सिंगल बॉन्ड है उससे थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो ये स्ट्रेंथ के मामले में तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है। I forget to put the charge, this to -2/3, -2/3 here and -2/3 here. So this is the charge. Now if you draw methanol, so I'll add CH3 here, single bond OH. This is purely single bond. So purely single bond होने के कारण सबसे लंबा बॉन्ड है, सबसे लंबा बॉन्ड होने के कारण सबसे वीक बॉन्ड है। So this is your 4th नंबर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। तो क्या है वीकेस्ट, so 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे ये आएगा। ठीक है, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपको अगर अरेंज करना हो क्वेश्चन के अनुसार, so you will see CH3OH, then we have CO3 -2, then we have CO2 and then we have CO। This is the arrangement. Okay, question number 4 क्या बोला है, we have 2 moles of HCl. So again physical problem, question 4 क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, आपके पास बेरिलियम क्लोराइड है, HCl है। ठीक है, तो लेट्स राइट HCl, क्लोरीन फ्रॉम HCl, क्या होगा, क्लोरीन फ्रॉम HCl इज 0.2 मोल। ठीक है, क्लियर है। ठीक, उसके बाद क्या है, 0.2 मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। सो 0.2 मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड है, तो क्लोरीन फ्रॉम BaCl2 कितना हो जाएगा बताइए। बेरिलियम क्लोराइड कितना है, 0.2 मोल है। ठीक है, और एक बेरिलियम में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो कितना हो जाएगा 0.2 × 2, सो टोटल हो गए 0.4 मोल।
Then chlorine from and अमोनियम क्लोराइड, गिन के बताइए कितना होगा। क्लोरीन फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे? वी हैव मोलैरिटी, वी हैव वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी एंड वॉल्यूम का कैसा रिलेशन होगा जो नंबर ऑफ मोल्स देगा? बताइए। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम। सो 500 ml चेंज इनटू लीटर, सो 0.5 इंटू कितना होगा? मोलैरिटी इज 0.1, सो दिस इज 0.05 मोल। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन सबको ऐड करना पड़ेगा। 0.2, 0.4 that is 0.6 and this will give you 0.65 mole of chlorine ion। क्लियर? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। हाँ, ओके। सो वी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन आयन, दे वांट अस टू फाइंड द मोलैरिटी, सो मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 500 ml, सो क्या हो जाएगा? 0.65 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 0.5, यहाँ 0 डालते हैं, ये कटा ये कटा, कितना हो जाएगा बताइए? सो दिस विल गिव यू 1.3 बोला। ठीक है, सो 1.3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1.3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन 5 तो बड़ा ही आसान सा टुच्चा सा प्रॉब्लम है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, डेल्टा यू होता है, वो क्यों होती है? दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, चाहे आप हीट में चेंजेस करो, क्यू में चेंज करो, या वर्क डन करो कुछ। ठीक है, इन दोनों के चेंज को क्या है, आप ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हो। इसके बाद आप जब आप वैल्यू पुट करते हो तो आप साइन चेंजेस करना शुरू करते हो। क्यू का माइनस क्यू होगा या प्लस क्यू होगा, डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। डब्ल्यू का माइनस डब्ल्यू होगा या प्लस डब्ल्यू होगा, डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। But what we are talking about right now here is the change in internal energy is किसके द्वारा? Change in heat plus change in work और work। ठीक है, इन दोनों को वैल्यू को ऐड करेंगे और वो हमें बताएगा इंटरनल एनर्जी चेंज को। यस, सम बोलोगे सर माइनस डब्ल्यू क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यूज देन यू हैव टू पुट साइन कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होता है। सारी चीज़ें आपको पता है, माइनस भी एक्सटर्नल भी आप लिखते हो, वो सारी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 की बातें हो गई। क्वेश्चन 6 क्या बोलना चाह रहा है? वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 6 वी आर गोइंग टू सी। क्वेश्चन 6 इज सेइंग वेरी सिंपल है, इन अ सिस्टम अ पिस्टन caused an expansion, delta V is positive, expansion, an external pressure of 1.2 atm giving a change in volume of 32 liter, for which delta U is given minus 51 kilojoule. What was the value of heat involved? First law of thermodynamics. So first of all, what we are going to see is we are going to calculate work done. So what we know, W is equal to minus P external into delta V. Clear? So this is minus P is given as 1.2 atm. So I'll write 1.2 multiply with delta V is given as 32 liter. So 32 liter. So I'm liter atm. This is the sign of energy. Please understand. Liter atm, joule, calorie, all are sign of energy. So we exact what, how much we will be getting. You have to change this particular unit to joule. How to change? They have given 1 liter atm is equal to 100 joule. So 1.2 into 32. So 12 into 2 is 424. 12 plus 12 into 3 36. So 38. So 38.4 into 100 joule. Am I correct? I think I am correct. Change into kilojoule. So if you change into kilojoule, we have minus 3.84 kilojoule, or you can approximately write minus 4 kilojoule. Let us draw. Let's write first law of thermodynamics. First law of thermodynamics says delta U. Delta U is equal to Q plus W. We have to find this Q. ठीक है,
वी हैव टू फाइंड दिस Q. सो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W. सो डेल्टा U इज -51 माइनस वर्क डन वी हैव जस्ट नाउ कैलकुलेटेड. प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बताया कि आपको साइन के साथ रखना है. सो -4, so -4 and has to be kilojoule. So this is coming to be minus of 51 plus 4, so this is coming to be minus 47 किलो. ठीक है, क्वेश्चन बड़ी आसान थे, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सारे लोग. परसेंटेज yield of following reaction is plotted against pressure at different temperature and delta H is given as negative, यानी कि exothermic reaction है. Okay, so see what happens. Let's draw the graph. Question 7 I am going to do. Question 7. So we have, this is percentage yield and this is, we have pressure. This is percentage yield. So first one like this, T1, second one T2, third one T3. वेरी सिंपल. इस प्रकार के प्रश्नों को भी याद कीजिए आपने गैसेस स्टेट में कैसे किया था. गैसेस स्टेट में कैसे किया था, एक लाइन ड्रॉ करते थे. यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कीजिए. Is it straight? No, very sorry, it has to be straight. Is it now? Really sorry, again it's not straight, really sorry for that. I'm trying my best to get a straight line. Is this now? Okay, whatever you can do is this much. Okay, so अगर आपने इसको ड्रॉ किया है, अब हम क्या करेंगे, सेम प्लॉट दिस पार्टिकुलर ग्राफ. आप देखोगे कि इस पार्टिकुलर प्रेशर पे, कांस्टेंट पार्टिकुलर प्रेशर पे T1 पे इसका था Y1 yield, T2 पे क्या था Y2 yield, T3 पे क्या था Y3 yield. ये था. तो टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा yield आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन. करेक्ट, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या समझ में आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से समझ में हमको ये आना चाहिए कि इफ वी हैव टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इफ हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, यील्ड कम होगा, लोअर यील्ड, and lower temperature and this will give you height. ये बातें आ रही समझ में कि अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है तो जो यील्ड होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा. ठीक है, यू नो ऑल दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था थोड़ा सा, तो मैं सीधे डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे आ रहा हूँ. अब यहाँ से इन दोनों जो लाइन देखिए, इसे यहाँ देखते हैं, Y3 is the highest, that's why this corresponding T is the lowest. So see, कैसे लिख सकते हैं, Y3 is greater than Y2 is greater than Y1. That suggests Y3 का जो टेम्परेचर होगा वो सबसे कम होना चाहिए, जो T3 होगा वो सबसे कम होगा, T2 क्या होगा, बीच में आएगा, और यील्ड सबसे कम किस में हो गया है, जब आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया. सो T1 इज द हाईएस्ट. T1 क्या है, हाईएस्ट है. ठीक, ओके. सो क्या हो जाएगा, उसका T3 सबसे कम एंड सो ऑन. चलिए
the temperature of the system decreases in, so you have adiabatic and isothermal process. तो मैंने बताया था adiabatic expansion क्या होता है. Let's again see this question number 8 I'm going to do. Question 8 की बात करें, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? adiabatic expansion की. adiabatic expansion क्या होता है? adiabatic expansion मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, अंडरलाइन करते हैं इसको ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाऊँ ऊपर वाले क्वेश्चन से. सो एडियाबैटिक एक्सपेंशन एग्जैक्टली क्या होता है? लेट्स डू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वी हैव डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड व्हाट वी नो एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे ही बोला चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0 होता है. हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच नहीं होता है. ठीक है, जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो सिस्टम के पास जो इंटरनल एनर्जी चेंज करना है उसके लिए हीट नहीं दी जा सकती है. सो व्हाट यू कैन राइट दिस इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ. डेल्टा यू को आप कभी एनसीवी डेल्टा टी भी लिखा होगा, और डब्ल्यू को आप माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिखते हो. क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं. क्या ध्यान लगाएंगे हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और पी एक्सटर्नल प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है. तो क्या आ गया कि डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी. ठीक है, और अगर डेल्टा वी पॉजिटिव होना है यानी कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए? प्रोसेस होना चाहिए एक्सपेंशन. डेल्टा वी पॉजिटिव क्या होता है? V2 माइनस V1, यानी कि V2 ज़्यादा होना चाहिए V1 से. V2 ज़्यादा तब होगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा का मतलब है कि एक्सपेंशन होगा. सो डेल्टा वी पॉजिटिव तब हो जब एक्सपेंशन होगा. तो अगर ये पॉजिटिव हो गया दैट गिव्स यू कि डेल्टा टी इज नेगेटिव इन एक्सपेंशन. व्हाट इज डेल्टा टी नेगेटिव? इसका क्या मतलब है? एक और लाइन लिख दूं मैं कि डेल्टा टी को लिखते हो अब T2 माइनस T1. नेगेटिव का क्या मतलब होता है? एक वैल्यू 0 से कम. मैथमेटिक्स नेगेटिव का मतलब 0 से कम. सो दिस पार्टिकुलर वैल्यू दैट डेल्टा टी इज लेस देन 0. दैट व्हाट गिव्स यू? दैट गिव्स यू कि T2 जो है वो क्या है? T1 से T2 जो है वो T1 से क्या हो गई? कम हो गई. यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो है वो फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा है. यानी कि जब आप फाइनल पोजीशन पे पहुंचे तो टेम्परेचर कम हो गया है. क्वेश्चन क्या पूछा? द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. So this is decreases when you have adiabatic process, and in that adiabatic process you have expansion is happening, then you have this type of situation. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the reaction not defines molar enthalpy? Delta H F. Okay, so क्या होता है डेल्टा एच एफ? जब आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा हो किसी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से. किससे मिल रहे हैं? यहाँ पर कीवर्ड लिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन 9. सो क्वेश्चन 9 में क्या है? जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो किससे? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से. कीवर्ड इज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ठीक है, किससे फॉर्म हो रहा हो? कोई भी प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा हो जिसका डेल्टा एच एफ लिखना चाह रहे हो वो किससे फॉर्म होना चाहिए? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए. फर्स्ट थिंग. एंड क्या होना चाहिए? विथ ऑल द सब्सटेंस हैज टू बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो क्या लिखेंगे? एंड ऑल द सब्सटेंस, all the substance should be in the standard state. क्या है इसका मतलब? जैसे वाटर की बात करते हैं तो जब वाटर फॉर्म होता है तो वाटर किससे, अगर हम डेल्टा एच डिग्री ऑफ एफ इनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे, अगर हम डेल्टा एच डिग्री ऑफ वाटर की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए बताइए? वाटर बनना चाहिए H2 से. इट हैज़ टू बी गैसियस. इसका स्टैंडर्ड स्टेट इज गैसियस प्लस
हाफ ऑफ मोल ऑफ वाटर से ऑक्सीजन से बनना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड स्टेट इज गैसियस, और ये किस में बदलना चाहिए, वाटर में बदलना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। सो दिस इज डेल्टा एच एफ देने वाला, स्टैंडर्ड डेल्टा एच एफ देगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है वो एलिमेंट से नहीं बन रहा, किसी अलग कंपाउंड से बन रहा है। जो आप डेल्टा एच एफ की बात करते हो वो एलिमेंट से बनना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट से बनना चाहिए, तो पहला ऑप्शन ही गलत है और बाकी का ऑप्शन सही है। तो आप ध्यान से देख लो। तो आपको समझ में आया कि डेल्टा एच एफ कैसे पता करेंगे। एक तो एलिमेंट से बनना चाहिए और सबके सब जो होंगे वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। ब्रोमीन है, अगर आप देखो ध्यान से, दूसरा ऑप्शन ब्रोमीन लिक्विड में है, हाइड्रोजन गैस में है, और HBr गैस में है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई ऑफ ए मोलार बेसिस ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो बेंजीन वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था लास्ट टेस्ट में। सो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो लेट्स राइट द रिएक्शन। वी हैव मीथेन CH4, दिस इज इन गैसियस स्टेट, this will react with oxygen, oxygen is in gaseous state, and this will give you CO2 gas, and hydrogen 4 है, so 2 water, and this is in liquid form। क्लियर, कंबशन यही होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ प्लस 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, डेल्टा Ng क्या होता है बताइए, डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस की बात करना चाह रहे हैं हम। तो इधर कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 2 + 1 3 है, सो हो जाएगा टोटल -2। सो डेल्टा Ng आई एम गेटिंग इज -2। नाउ लेट्स प्रोसीड। वी हैव सम फार्मूला फॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ठीक है, आप इसको और क्या लिखते हो, डेल्टा U, डेल्टा PV को डेल्टा NgRT भी लिखते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसको उठा के इधर ले आइए। सो डेल्टा H माइनस डेल्टा U, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा Ng बताइए। व्हाट इज दिस, डेल्टा Ng आई गॉट इज -2, सो -2 सो -2 RT, आराम से इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन जो हमारा 11th क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए सारे लोग। सम PCl5 वाज हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल। ठीक है, इसको क्या है, उसके बाद क्या है, जब क्लोज्ड वेसल था, सो at equilibrium the temperature is 400 Kelvin, fine, and pressure, equilibrium pressure is 2 atm, fine, reaction you know. So at this equilibrium mole fraction of chlorine is 0.2, mole fraction of chlorine is given. So कैसे करेंगे, R की वैल्यू दिए, कैसे पूछना चाह रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, we have PCl5 गैस, ये किस में जा रहा है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखिए क्या करेंगे इसको, क्या पता, एक चीज समझना है, बड़ा ही एक ही आसान सा चीज समझना है कि सम PCl5 वाज हीटेड, यानी कि इनिशियली कंटेनर में सिर्फ PCl5 था। तो जब PCl5 हीट किया गया तो PCl5 किस में बदला, आपको पता है 1 - अल्फा होता है, तो ये अल्फा होता है और ये अल्फा आता है। दिस सजेस्ट मी, दिस पार्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है वो क्या मुझे बताता है कि जितना क्लोरीन बना होगा उतना ही PCl3 बना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या थे, सिर्फ PCl5 ही थे। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलेगा मुझे, इससे ये पता चलेगा, क्वेश्चन ने बताया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इज गिवन एज 0.2, यानी कि जितना क्लोरीन बना होगा उतना ही PCl3 बना होगा। इसका क्या मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इज ऑल्सो 0.2। सो अब ये बताओ मुझे, इस पूरे मिक्सचर में क्या क्या है, PCl5 होगा, PCl3 होगा, Cl2 होगा, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। जब इनके अलावा कुछ नहीं होगा तो इन सबका मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 होगा। सो अगर मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस इन दोनों का सम, दैट इज 0.2 प्लस 0.2, एंड दैट इज कमिंग टू बी 0.6। कंफ्यूजन है क्या?
नहीं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछना चाहता है केसी, व्हाट वी नो वी हैव समथिंग कॉल्ड केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। बताइए क्या है डेल्टा एन, 1 + 1 - 1, so delta n I am getting is 1, so kc rt to the power 1, ठीक है। so if I want to know kc I need to get kp multiply with 1 by rt, very simple। so we have what job in our hand is find kp because r की value is 0.08 given, t की value is 400 Kelvin given। kp कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। kp क्या होता है बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एंड दिस इज 1 by r। r की वैल्यू क्या होगी 0.08, t की वैल्यू 400, क्लियर, ठीक है, दिख रहा क्या, ठीक है। तो बताइए कि आई थिंक डेल्टा एन जी आपको पता चल रहा है, दिस डेल्टा एन जी आई हैव रिटन समवेयर हियर ना, सो डेल्टा एन जी आई राइट इट हियर, डेल्टा एन जी आई गॉट इज 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, बताइए पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर गिवन 2, टोटल प्रेशर दिस इज अगेन इट हैज टू बी स्ट्रेट, ठीक है। सो PCl3 का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे बताइए, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर विल गिव यू पार्शियल प्रेशर, वेरी सिंपल है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर दैट इज 2 atm गिवन, दैट विल गिव यू पार्शियल प्रेशर। सो दिस इज 0.2 into 2, this is the partial pressure of PCl3, 0.2 into 2, this is the partial pressure of PCl2, sorry PCl3, yeah, sorry, then 0.6 into 2, this is the partial pressure of PCl5 and this is 1 by 0.08 into 400, ठीक है। Let's do it, do the simple calculation, what we will get is tell me, we have 0.2, so 0.4 into 0.4 and 0.4 into 0.4 we will be having 0.16, 0.16 divided by 8, 0.08, 0.16 divided by 0.08 will give you 2, so this will give you 2, clear, this 2 cancel, so 1 divided by 0.6 multiply with 400, so this is coming to be 1 by 0.6 multiply with 400, so this is 240, correct, so 1 by 240, so this is probably the answer, so check this answer and let's move forward. Question number 12. Question number 12 is saying SO2Cl2 and giving you SO2 and chlorine, and this is a closed underlying closed container, so in the closed container you are putting inert gas. This is the case of what, case of adding inert gas at constant volume, and I have been saying many times that अगर आप inert gas ऐड करते हो closed container में, यानी कि closed यानी कि constant volume में, there is no effect of inert because you are not able to change the partial pressure of each constituent, reacting constituent, ठीक है। so there will be no effect, no concentration change, so if you see fourth option is the correct one। question number 13, okay, so सारे लोग question 13 पढ़ेंगे और हम लोग question 13 we will be solving, है। Okay, so let's start question 13, read it everyone। question 13 क्या बोल रहा है, when the pressure increases by addition of helium over system, ice is in equilibrium with water, so what will happen, so maximum low I have seen and I expect maximum of you will tick, there will be no effect over equilibrium,
क्योंकि अभी अभी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन बनाया है और आपको लगेगा कि एडिशन ऑफ फिनाइट हैज नो इफेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सारे लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास क्या है, आइस एंड वाटर, लिक्विड वाटर, ये लिक्विड वाटर, ऑलराइट, लिक्विड वाटर। What is the difference? Why this question has been asked many times? क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है? क्योंकि जब आप बात करते हो आइस एंड वाटर की, सो तो आइस का जो वॉल्यूम होता है, सो लेट्स राइट वॉल्यूम ऑफ आइस इज क्या होगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। सारे लोग एग्री करेंगे इस बात से कि वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है, इवन दो आइस इज सॉलिड, volume of ice is more than volume of water, ठीक है। and let's this is the collective volume of, so V is equal to V ice plus V water। ये सबको समझ में आना चाहिए, this is the V which I am talking about, collective। अब क्या किया है, यहाँ पे गैसेस होंगे, आपने क्या किया, यहाँ पे हीलियम डाल दिया। क्या डाला, हीलियम डाला, हीलियम आया तो हीलियम ने टोटल प्रेशर बढ़ाया। प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर बढ़ाया। टोटल प्रेशर कहाँ लगेगा, सरफेस पे लगेगा यहाँ पे, यानी कि इस सरफेस पे जो टोटल प्रेशर लग रहा था वो बढ़ गया। अब बोलोगे सर ली चैटरली प्रिंसिपल ने तो ये बोला था कि अगर आप टोटल प्रेशर बढ़ाओगे तो इफेक्ट होगा कि टोटल प्रेशर को कम करना है। टोटल प्रेशर कम कैसे होगा, तो आप बोलोगे इस वॉल्यूम को बढ़ाना है, ठीक है। सॉरी, टोटल प्रेशर कब कम होगा, जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आप बोलोगे सर आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो आइस ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ये बोलना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि जब यहाँ पे प्रेशर, इस पार्टिकुलर जो एरिया है इसमें प्रेशर इंक्रीज किया तो ली चैटरलियस के लिए क्या करना है कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ली चैटरलियस बोलेगा कि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। जब यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज तभी होगा जब वॉल्यूम, इस खाली जगह का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़े, कुछ ऐसा हो जाए, यानी इतना बड़ा एरिया हो जाए तो फिर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वो प्रेशर कम तब होगा जब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या हो, थोड़ा सा कम हो जाए। ये वॉल्यूम कम कैसे होगा बताइए, ये वॉल्यूम तभी कम होगा तब आपके पास कम वॉल्यूम वाला सब्सटेंस हो, यानी कि आपका वाटर बनना ज़्यादा शुरू करेगा ताकि वाटर थोड़ा सा कम वॉल्यूम छेके और ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो, और ताकि यहाँ पे इस खाली जगह पे प्रेशर क्या हो, कम हो जाए। तो इसकी बातें करेंगे हमेशा ध्यान से कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो लिक्विड और वाटर आइस सिस्टम पे, तो क्या होता है, इन दोनों की वॉल्यूम कम होनी चाहिए, और कम कैसे होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का। व्हाट वी नो दैट K इज इक्वल टू K1, K2 एंड K3, ये होता है। आप देखोगे ध्यान से, अगर A से B, B से C, C से D है, अगर आपको A से D चाहिए तो सारे रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा। जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसका जो है कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दिस इज जस्ट आई हैव रिटन, अप्लाई लॉग ऑफ K1, मैथमेटिक्स, लॉग ऑफ K2 एंड लॉग ऑफ K3, क्लियर, ठीक है। सो क्या ये वैल्यूज पता है हमें, जी हाँ पता है। log of K1 is given as 0.3, this is given as 0.6 and this is 0.1. So log K coming to be 1, log 10 of K, so K की वैल्यू क्या होगी, log 10 आपको पता है ना, क्या पता है, log of 10 की वैल्यू 1 होती है, so this K is coming to be
ये क्या होगा 10 होगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 6.5। ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत किया तो देख लो यार, बड़ा ही मुश्किल है आपके जीवन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला कि आपको पता है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 25 डिग्री सी पे क्या होता है, व्हाट यू नो दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल वाटर में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷, ठीक है। और व्हाट वी नो दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as T increases, dissociation increases. What does it mean? Now H plus ion concentration will increase as temperature increase, ठीक है, ये होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। pH इज इक्वल टू 6.5 से क्या मतलब है, pH इज इक्वल टू 6.5, दैट इम्प्लाइज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻6.5, करेक्ट। सो व्हाट यू नो कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है, क्या हुआ है बताइए, बताइए 10⁻⁻6.5, सो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10⁻⁻7। तो क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, दैट इम्प्लाइज टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या होगा, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है, यू हैव 4 स्टेटमेंट्स गिवन। स्टेटमेंट 1, HF बॉयज एट हाइयर टेम्परेचर देन HCl, करेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HF में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। Then HBr boils at lower temperature than HI, absolutely correct. क्यों, क्योंकि lower molecular mass of HBr give rise to the less lower boiling temperature. Then bond length of N2 is less than N2 positive, absolutely correct. क्यों, क्योंकि bond length जो होता है वो bond order के आधार पर डिसाइड किया जाता है। bond order अगर ज़्यादा तो bond length कम। And what we know that bond order of N2 क्या होगा 3, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव 2.5। सर आपको कैलकुलेट करने आता है ये, तो ये सारी बातें आपको पता है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, करेक्ट। स्टेटमेंट 4 है F2 हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरीन, नो, F2 बीइंग वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रल जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन था वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट गिव राइज टू द लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरीन। तो ये जो स्टेटमेंट 4 है वो गलत है। क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट 4 गलत होगा तो आपको क्या आना चाहिए, ट्रू 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 फॉल्स। 17 क्या बोल रहा है, आपके पास है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 4 हैं, गिवन दिया है, तो आप क्या कीजिए, सबका स्ट्रक्चर बना लीजिए। आई डू बिलीव ऑन स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन 17, chemistry means structures, you should know the structure of many molecules. HCl4 में I'm not going to the speed hybridization, anyway I will tell you, but I don't want to go to the hybridization, this I'm going to draw the structure HCl4. So draw the HCl4 structure. क्या होगा बताइए, sp3d2, so structure will be like this, okay, square planar, correct. Fluorine, 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 fluorine. And what we know, one lone pair at the top and one lone pair at the bottom. तो क्या है, सब कुछ बैलेंस है, डायपोल मोमेंट 0, नो पुल। SO3, sp2, sp2, planar molecule, 120 degree, perfectly balanced. Okay. Then XeO4, XeOF4, draw this one. Put fluorine, put one oxygen here and one lone pair. So obviously there is a mismatch in the axial position.
That's why you will have net dipole moment. This is the net dipole moment. This is the polar. ICl4 क्या होता है? Same. You have I, chlorine, 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 everywhere chlorine. Okay, so you can draw that. Let me draw this. Okay, so this is like this, ICl4. Okay, now let's coming to question number 18. क्या बोल रहा है? The equilibrium N2 plus O2 giving 2 NO is established in a reaction vessel of 2.5 liter capacity. The N2 and O2 taken at the start were respectively 2 moles and 4 moles. Half of a mole of nitrogen has been used at equilibrium. The molar concentration of nitric oxide. So very simple, बहुत ही आसान. Question number 18 ना? 18. So N2 gas plus O2 gas giving you 2 moles of N. Okay. So we have initially T is equal to 0. We have 2 moles and 4 moles each. Half of mole of nitrogen has been used. So आपको क्या पता है, अगर 1 मोल यूज होगा तो 2 मोल बनेगा. हाफ मोल यूज होगा तो क्या कितना बनेगा बताइए. अगर हाफ मोल यूज हो गया तो वी आर लेफ्ट विथ 2 minus 0.5 and then 4 minus 0.5 and we have now 1 mole of NO, nitric oxide. What they are asking? They are asking molar concentration. Just divide. This is number of moles. Just divide by volume. Divide by volume. Divide by volume. So molarity is equal to 1. Molarity of किसका? नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हो जाएगा बताइए. 1/2.5 और 10 by क्या हो जाएगा 25. So this is approximately sorry not approximately, this is coming to 0.4. ठीक. So I think second is option. Question 19 क्या बोल रहा है समझेंगे सारे लोग. Question 19. Question 19 बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है. इस रिएक्शन हैज डेल्टा H is equal to -33 किलोजूल. फाइन. डेल्टा S is equal to -58 जूल पर केल्विन. फाइन. द रिएक्शन वुड बी. तो अगर आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है कैसे पता करेंगे. सो यूज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दैट इज डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S. वैल्यूज गिवन है, पुट रख के देख लेते हैं. सो डेल्टा H की वैल्यू क्या है -33 माइनस T की वैल्यू नहीं पता हमें एंड डेल्टा S गिवन इज -58. ओके. कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब ये डेल्टा G जो होता है वो किससे होता है? 0 से कम होता है. डेल्टा G नेगेटिव होता है. तो क्या हम ये लिख सकते हैं? ओके, डेल्टा G यहाँ लाने देता हूँ. क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो दिस इज लाइक दिस लिख सकते हैं, तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा. देन ओनली इट इज स्पॉन्टेनियस. ठीक, ये बोल सकते हैं. सॉल्व कीजिए, मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाइए. ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये रह जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. सो 33 किलो जूल को जूल में बदल देते हैं तो 1000 इज ग्रेटर देन 58 इंटू टी, या टी इज क्या बोल सकते हैं 33,000 बाय 58 इज ग्रेटर देन टी. इससे क्या समझ में आता है? टी इज टेम्परेचर. ठीक है, टी इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर का कोई मैक्सिमम वैल्यू इतना है. टी की जो वैल्यू है टी इज ऑलवेज लेस देन दिस पार्टिकुलर वैल्यू. का क्या मतलब है? टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहां तक जब तक बढ़ती रहेगी जब तक यहाँ ना पहुंच जाए. यहाँ पहुंच गई तो अगर टेम्परेचर इससे ऊपर होता है
तो डेल्टा जी नो मोर बी नेगेटिव, और जब डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे कि किसी पार्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट ऑफ टेम्परेचर पे जो हमारा क्या है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, अगर टेम्परेचर उसके ऊपर बढ़ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा तलाशते हैं। स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर हैज टू बी लेस देन सम वैल्यू। नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, ये भी गलत है। स्पॉन्टेनियस above a certain temperature नहीं, spontaneous lower than some certain temperature and spontaneous below a certain temperature is the correct option। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 की को देखेंगे, सारे को पढ़िए, फिर हम क्वेश्चन 20 भी सॉल्व करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? वी हैव an ideal gas, an ideal gas is taken around in cycle, the net work done by the gas during cycle. Very simple. Question 20. So let's draw the cycle. We have pressure here. This is P1. This is 6P1. This is V1, this is 3V1, and this particular point is A, this particular point is C, then it's going up like this, this is B, and इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। ओके, सो कैसे जा रहा है प्रोसेस? ऐसा जा रहा है, बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बताया है ऐसे क्वेश्चन को, जस्ट फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। सो ये एरिया निकालिए, ये एरिया निकालिए, यू विल गेट द आंसर। सो कैसे निकालेंगे एरिया? सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट। सो हाउ टू फाइंड द एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है एक ट्रायंगल का एरिया। Base is 3v minus v. This is the base we are talking about. So 3v minus v multiply with height कितना है बताइए? Height is 6p minus p. So this is coming to be half into 2v multiply with 5p 1. So v cancel हुआ, sorry 2 cancel हुआ, so you are getting 5p1 v1 or pv whatever, हाँ। So 5p1 v1, हाँ। ओके, क्वेश्चन 21 बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया सोडियम आयन। क्वेश्चन 21 पढ़ते हैं। व्हाट इज द सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.10 मोलार सोडियम सल्फेट विथ 50 ml। सो फिर से वही है, सोडियम गिनते हैं कैसे गिनेंगे? Na from Na2SO4। बताइए, गिन के बताइए कैसे गिनेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम will give you number of moles, so 20 into 0.1, this is millimoles, 20 ml इसलिए millimoles, और एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम है, that's why this is the exact number of, I'm writing millimole। and A positive from Na3PO4 क्या होगा बताइए गिन के? We have 50 into 30, correct? So 50 into 0.3 and multiply with कितना होगा बताइए? एक सोडियम फॉस्फेट में 3 सोडियम आयन होते हैं, so right, ठीक, जोड़िए। So this is 2 into 20, 40 into 0.1 is 4, 3 into 50 is 150, 150 into 3 कितना होगा बताइए? 45। So 45 plus 4 कितना हो जाएगा? 49। No, this is 4, correct? This is 4. Then if you put like this, you have 5 into 3 into 3, so this is 45 and total is called 49 millimole of sodium. Question is concentration.
So molarity is equal to number of moles by volume. Number of moles we calculated 49 plus 4 is 53. Sorry, total is 49. 49 divided by total volume is 20 plus 50, 70. So what we are getting is 0.7. 0.7. So 0.7 is the correct answer. 0.7 बोला. क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 22 बोल रहा है, पढ़ते हैं थोड़ा सा, पूछते हैं क्या बोल रहा है. क्वेश्चन 20 इज वेरी इजी. ऑन हीटिंग 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट upon certain temperature 11 gram of CO2 gas is evolved. So write reaction. CaCO3 giving you CaO plus CO2. Heat it. Solid. Everything we have written. Now 50 gram calcium carbonate. What we know? We know that 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब कंप्लीटली डिकम्पोज होता है, हीट किया जाता है, तो इट गिव्स यू कितना बताइए? 44 ग्राम. करेक्ट? दिस इज 44. 32 प्लस 12 इज 44. करेक्ट? 44 एंड 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो बताइए 50 ग्राम कितना देगा? 50 ग्राम डिकम्पोज होके देना चाहिए था कितना? 22 ग्राम देना चाहिए था. ठीक है, दिस इज थ्योरेटिकल. मिला कितना? 11 ग्राम. दिस इज रियल. ओके, सो ओके, अब देखते हैं क्या क्या है. ये कितना ग्राम बनता? ये बनता कितना? ये बनता इसका आधा, दैट इज 28 ग्राम बनना चाहिए था, या 50% है तो 14 ग्राम बनना चाहिए था. तो 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो फ्रॉम नो 50%. यू नो दिस इज रियल, यानी कि 50% आफ्टर दिस 50 ग्राम. फिर से समझिए, जब हमने 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाया तो मुझे 11 ग्राम ही ऑक्सीजन मिलना चाहिए था 22 ग्राम, पर मिला 11 ग्राम. इसका ये मतलब है कि रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी होगी और रिएक्शन आधा ही कर पा रहा है. इट मीन्स 11 ग्राम आपका CO2 बन रहा है और 14 ग्राम आपका CaO बन रहा है, और इस 50 में से मात्र 25 ग्राम ही रिएक्शन कर रहा है. आगे बातें समझ में कि 25 ग्राम करेगा तो कितना? 14 प्लस 11 बनेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. 25 करेगा और इधर 25 मास कंजर्वेशन. तो क्या कितना बनना चाहिए था? 14 ग्राम बनना चाहिए था. इसने बोला 4 ग्राम. ऑप्शन 1 गलत. परसेंटेज यील्ड इज 50%. एब्सोल्युटली आना चाहिए था. परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमें मिला है बट मिलना चाहिए था इंटू 100, तो 2 सो 50%. ठीक है. 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल ऑल्सो फ्रॉम नो 14 ग्राम, नॉट 28. 28 तब होता जब 50 का 50 रिएक्शन कर लेता, पर 50 में से मात्र 25 ही किया है. परसेंटेज इज 100%, नो 50%. सो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था. इसको थोड़ा सा टिक करेंगे. अच्छा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करेंगे बाद में भी. ओके, which type of bond exists between two boron atoms in diboron structure? Very popular question. 3 center 2 electron bond. I am going to draw the diboron structure. ठीक है. Now this is internuclear axis for the boron. One boron here, one boron here. I am going to draw the vertical plane. This is the vertical plane. Why vertical plane? You should know जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, one hydrogen horizontal, this hydrogen horizontal, this hydrogen horizontal, this hydrogen also horizontal. ठीक है, कुछ ऐसा. And the two hydrogen are on the vertical plane like this. ठीक है. And that's why this is 2 electron and 3 centers, 1 2 3. So 3 center 2 electron bonds form होता है डाइबोरेन में. ठीक है.
ओके, तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। देन ट्राइसिलाइलामीन, व्हाट इज दिस ट्राइसिलाइलामीन? लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी सिंपल। अमीन्स होता है, जो अमोनिया आपने देखा होगा, अमोनिया में जो आपका 3 हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस किया गया है किससे? SiMe3, SiMe3, SiMe3। तो क्या इससे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, दिस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल होता है डोनेट करने के लिए, बेसिक कैरेक्टर दिखाने के लिए, दैट इज डीलोकलाइज्ड वेयर? इस जो आपका सिलिकॉन का वैकेंट डी ऑर्बिटल में, एक नहीं 3। तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, जिसके कारण ये जो है आपका क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण क्या है, वो उतना अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण ये बेसिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन 25 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 25 की बात करेंगे। क्या बोला ये? The compound in which hydrogen bonding is not possible. So let's write it. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? FON। इनसे क्या कनेक्ट होना चाहिए? हाइड्रोजन को कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में ऑक्सीजन से कौन सा कनेक्शन है? ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं कनेक्टेड है, तो पहला वाला ऑप्शन ही ऑल टुगेदर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में होता है, तीसरा ऑप्शन अल्कोहल होता है, चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन ही गलत है, दैट इज आपका एक ईथर है, ईथर में नहीं होता है, इसीलिए ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है, तुरंत वेपर बन जाता है। ठीक है, सो द सब्सटेंस दैट हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सब्सटेंस दैट हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी के आधार पर इसको बता सकते हो। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करो तो बॉन्ड एनर्जी कैसे होती है? अगर बॉन्ड एनर्जी का मैं ट्रेंड लिखता हूँ यहाँ पे, सो जो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड होता है, क्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन फ्लोरीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आयोडीन होता है। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी कम, तो इसको कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी और कम एनर्जी में वेपर फेज में निकलेगा ये। तो जब कम एनर्जी में वेपर फेज में निकल लेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम, सो आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, अगर आप देखो एन ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, सो आई हैव रिटन दिस, लेट मी राइट इट, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27, इसका मैं क्या लिख दूँ? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, क्या होता है? के राइट एवरीथिंग, सिग्मा 1s, sigma 1s2, correct? Sigma 1s2, then sigma star 1s2, ठीक है, then sigma 2s2, sigma star 2s2, this is okay over। then हमारे पास क्या है? 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद कौन सा होगा बताइए? वी हैव किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। टोटल होते हैं कितने? 14 माइनस 8 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो ये 14 से कम, ये 14 वाला है, सो क्या 2 1 2 1 फॉलो करेगा तो क्या होगा बताइए? पाई 2, अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स को ले रहे हो, एक्स एक्सिस, तो क्या होगा? पाई 2p वाई, पाई 2pz, क्या होगा? 2 हियर 2 हियर, 2 + 2 4, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड देन सिग्मा क्या होगा बताइए? देन सिग्मा 2px, तो क्या आएगा? किस में आएगा? सिग्मा 2px में आएगा। किस में आएगा? सिग्मा 2p, या सिग्मा सिंपल सिग्मा 2p बोल दो। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही बताता है, तो इसमें x वो नहीं दिया, बट सिग्मा 2p में जो आपको अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, द मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, सो 28 क्या है? नॉन जीरो डायपोल, सो BF3 ड्रॉ स्ट्रक्चर,
trigonal plana. Very important molecule. PCl3. Yes, this is what we are talking about. PCl3. ये क्या होता है? There is a dipole moment. I think not upward, downward. Let's see. But yeah, there is a net dipole moment. इसमें अवेलेबल है. अगर आप तो SiCl4 की बात करो, complete tetrahedral. Completely tetrahedral, perfect tetrahedral. I3 negative is straight. So इसमें भी क्या है, आपका PCl3 होता है जिसमें आपका ये नेट नहीं होता है, अपवर्ड, आई थिंक अपवर्ड डाइपोल मोमेंट होता है. विल सी, वी चेक इट आउट वंस. क्वेश्चन 29 है, x gram of Ag was dissolved in HNO3 and the solution was treated with excess of NaCl. When 2.87 gram of AgCl was precipitated, the value, so very simple मोल कॉन्सेप्ट रिएक्शन, मास कंजर्वेशन करेंगे, आंसर आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे सारे लोग. ठीक है, उसके बाद हम 29 को आसानी से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 29 की बातें करते हैं. मैंने बताया कि ये बड़ा ही सिंपल सा मूल कॉन्सेप्ट का प्रश्न है और इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मास की बातें करोगे, वहाँ से हम देखते हैं. चलिए क्वेश्चन 29. ठीक है, क्वेश्चन 29 में आपके पास सिल्वर है. सिल्वर HNO3 के साथ रिएक्शन करता है. तो जब Ag जो है HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? AgNO3. ठीक है, दिस इज वाटर सॉल्युबल AgNO3. ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. अब क्या है, इसको आपने रिएक्शन करवाया एक्सेस ऑफ NaCl के साथ. तो एक्सेस ऑफ NaCl के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? AgCl बनेगा. और AgCl क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है. इसको मास करके वे करके बता सकते हो. एंड व्हाट दिस इज 2.87. कितना? 2.87 ग्राम. दिस इज व्हाट? x ग्राम. तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है. जो Ag था, जितना Ag था उतना ही मोल ऑफ AgNO3 बनेगा और जितना मोल ऑफ AgNO3 था उतना ही मोल ऑफ AgCl बनेगा. तो अगर हमें 2.87 ग्राम में कितने मोल ऑफ AgCl हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl पता चल जाए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag. ठीक है, हम आसानी से कर सकते हैं. तो करके बताइए. अगर ये है तो बताइए मोल्स कैसे निकालेंगे? 2.87 डिवाइडेड बाय Ag होता है कितना? 108 प्लस 35.5. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 0.5, दिस इज 3 and this is 143, correct? 143. So 143.5. 143.5. This is the number of moles of Ag. पूछ रहा है x ग्राम. इसका ग्राम कितना है? तो कैसे बताएंगे? वेट इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विथ मोलार मास. सो नंबर ऑफ मोल्स इज 2.87 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू मोलार मास ऑफ Ag क्या होता है? 108. So this is कितने बार में कटेगा? 10 to the 2 into 10 to the power minus 2. So this is coming to be 2.16 ग्राम. 2.16 ग्राम. ठीक है, so 2.16 ग्राम करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा. In which of the following bond order is 3.0? So question 30 बड़ा ही आसान सा है. आपको पता है कि N2 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है. N2 का इलेक्ट्रॉन बताइए? 14 इलेक्ट्रॉन. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 ही होगा. तो बताइए O2 2 पॉजिटिव कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है. तो क्या हो जाएगा? अगेन बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3. C2 2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन हैं. बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक. विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट. बड़ा ही सिंपल सा ऑर्गेनिक का प्रश्न है, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट. सो क्वेश्चन 39, सॉरी 30, दिस 29, सॉरी यार 30, 31 ड्रॉ करते हैं. So this I'm writing like this, 1 chlorine here, 1 chlorine here and 1 chlorine here. ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग तो इसका डाइपोल मोमेंट ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा.
तो डायपोल मोमेंट कैसा दिखेगा, सिर्फ इसका दिखेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक क्लोरीन का डायपोल मोमेंट दिख रहा है पहले वाले। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्लोरीन हियर, क्लोरीन हियर, क्लोरीन हियर। ध्यान से देखेंगे, एक क्लोरीन का तो दिख ही रहा है इस डायरेक्शन में, इसका और इसका दोनों का ऐड हो रहा है, तो एक ऊपर खींचा। सो यू नो वेक्टर एडिशन, यू ऑल मे बी नोइंग, दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। तो इसका एक अपना है, प्लस इसका और इसका भी वैल्यू ऊपर ही तरफ है, सो ये सबसे ज्यादा दिखेगा। दूसरे ऑप्शंस में ध्यान से देखो तो थर्ड ऑप्शन में तीनों तीन डायरेक्शन में खींच रहे हैं घोड़े को, तो क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में एक क्लोरीन ऊपर है, दूसरा क्लोरीन नीचे है, सो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है। 32 क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। सो क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 32 में पूछ रहा है रिलेशनशिप। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहला क्या है हमारा, C or let's write it CH3, then CH3, then C double bond OH. Okay, acetic acid. So this is carboxylic acid. This group says carboxylic acid. Then we have CH3, C double bond O, O CH3. This is ester. This is ester. So two different functional group. And if you see option number the third molecule, this is aldehyde plus alcohol. So all have C double bond O, all have COH. So what you can say is yes, different functional group, but yes, क्या है इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला अगर बात करो तो सारे के सारे सेम ही होने वाले हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा सबका। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, एक के पास एस्टर है, दूसरे के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीसरे के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप और क्या है, अल्कोहल है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, सो फंक्शनल आइसोमर हुआ। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर अल्काइंस पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8 ड्रॉ कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33, अल्काइंस C5H8. So let's draw 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, सो ठीक है, ध्यान से देंगे A B C B A। ठीक है, तो क्या है, ये कार्बन बराबर है, ये कार्बन बराबर है, दिस वन। सो आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटीज है, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डालो या एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डालो। इसके अलावा आपके पास और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइंस क्या हो जाएगा, ये है। अब बोलोगे सर जी क्या एक और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, जी हाँ, यहाँ पे दिख रही है। क्या, ये कार्बन को उठाइए, यहाँ बनाइए। मैंने अभी 5 वाला बनाया, अब 4 वाला भी बना ही सकते हैं, यहाँ तो बना ले। ठीक है, तो 5 वाले में ये 2 पॉसिबिलिटीज नजर आई और 4 वाला जो पेरेंट चेन था तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा अगर आप बोले से 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ देंगे तो 1 2 3 4 5 नहीं दे सकते। सो हमारे पास टोटल कितने होंगे, 3 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं C5H8। 34 देखेंगे, बेंजाइल अल्कोहल एंड क्रिसोल। लेट्स ड्रॉ द बेंजाइल अल्कोहल। सो ड्रॉ द बेंजाइल अल्कोहल। So this is CH3OH, benzyl alcohol. Clear? This is called benzyl alcohol. Let's draw cresol. OH, and at any position, a para or any position, this is called cresol. This is called cresol. So what you know, both are alcohol, but yes, one alcohol is ये, this is aliphatic and this is क्या है, ये जो OH जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, both are different alcohol. So again, the moment both are different alcohol, they are called functional group isomers. Different functional. This OH and this OH are different functional group, not a same alcohol. एक ही प्रकार के अल्कोहल नहीं है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इवन दो अल्कोहल हैं बट अलग अलग हैं, इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है, तो दोनों क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। 35 क्या बोला, ब्यूट टू आइन। क्वेश्चन 35,
ब्यूट ब्यूट टू वाइन, let's draw CH3 C triple bond CH3, ठीक, ब्यूट टू वाइन and 1,3 butadiene. So 1,3 CH3, so C double bond, let's put 2 here, CH single bond, CH double bond, CH. So अब आपको बताना है कि ये दोनों आइसोमर किस प्रकार के हैं. So 3 + 3 6, 2 + 1 + 1 + 1 6. So both have different functional group. क्या एक के पास अल्कीन ग्रुप है, एक के पास अल्काइन ग्रुप है, तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं. तो ऑब्वियसली बात है ये फंक्शनल आइसोमर के अंडर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 36 IUPAC नोमेनक्लेचर पूछना चाहता है. क्वेश्चन 36 को देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर है, क्या है. लेट्स ड्रॉ दिस. वी हैव CH3, you have CH3, then you have CH, then you have C double bond CH3. How come? Sorry, this is CH2, and this is CH3, and we have OH here. Okay, so obvious सी बात है OH को सबसे पहला स्थान मिलना चाहिए, तो हम देंगे गिनती यहाँ से 1 2 then 3 and then 4 here, not come here, 4 here, ठीक है. इसको भी इंक्लूड करना आवश्यक है, तो 4 वहाँ करेंगे तो क्या होगा बताइए कि 3 मिथाइल, फिर क्या होगा बताइए ब्यूट, फिर क्या होगा ब्यूट 3 इन का ई ड्रॉप करेंगे एंड 2, ठीक है. सो 3 मिथाइल करेक्ट है, 3 मिथाइल. क्वेश्चन नंबर 3 मिथाइल ब्यूट, is this correct? Check it out. 3 methyl ब्यूट 3 in 1 2 3 ब्यूट 3 in 2 करेक्ट. हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसमें थोड़ी गड़बड़ी थी. तो 3 मिथाइल ब्यूट 3 in 2 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूट 3 in 2 करेक्ट. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज हैज इनकरेक्ट जनरल फार्मूला. सो बड़ा ही आसान तरीका है. अगर आपको इनकरेक्ट जनरल फार्मूला पता करना है तो n की वैल्यू 2 डाल के देख लो, 1 नहीं, n की वैल्यू 2 डाल के देख लेंगे. तो देखिए क्वेश्चन 37, अगर आप अल्कोहल की बात करते हो तो सेकंड जो आपका 2 नंबर जो होता है वो क्या होता है, इथेनॉल होता है. इथेनॉल क्या होता है बताइए, CH3 CH2 OH होता है, ठीक है. यानी कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होने चाहिए थे, और इन्होंने फॉर्मूला दिया है CnH2n + O. तो n की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या होगा, Cn यानी कि C2, H2n + 2 यानी कि 4 + 2 6, यस H6 एंड O. क्या दोनों मेल कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, सही. कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से डालेंगे, एसिटिक एसिड की बात करते हैं. CH3 क्या होता है, COOH होता है. फार्मूला पता है, ये फार्मूला इसमें डाला है CnH2nO2. सो 2 की डालते हैं तो C2H4O2 मेल खा रहा है क्या, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो मेल खा रहा. एल्डिहाइड मतलब सेकेंडरी एल्डिहाइड मतलब क्या होगा बताइए, क्या होगा, इथेनॉल. तो CH3 CHO, ठीक है. फार्मूला क्या दिया है, इसको हम डालते हैं. फार्मूला दिया है C2H2n + 1, तो 2 दूनी 4 + 1 5 C5, तो यहाँ पे H5 हो गया एंड O दिया है तो O हो गया. सब मिलाइए दोनों को, यहाँ पे 2 कार्बन 5 3 1 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, गलत. तो ये फार्मूला जो है वो गलत दिया, एल्डिहाइड का जो फार्मूला है वो गलत है, ठीक है. तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, वो रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. फिर हम लोग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38 से चीज़ों की शुरुआत करने जाए, ठीक है. 37 तक समझ में आया. आप क्या करेंगे, हमने फार्मूला लिखा और जो फार्मूला गिवन है उसके आधार पे लिखने का ट्राई किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का ट्राई किया. तो देखा कि ये मैच करे, ये मैच करके, ये मैच नहीं करे, क्यों, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 5 दे दिया, तो ये गलत है. चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको हटाते हैं. फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से शुरुआत करेंगे जी. ओके, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 हो गया. 38 की तरफ चलते हैं. 38 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 38 देखिए, अल्लाइलिक एंड बेंजाइलिक ग्रुप आर रिस्पेक्टिवली. सो समझ लीजिए अल्लाइलिक बेंजाइलिक होता क्या है, अल्लाइलिक ग्रुप
अल्लाइलिक ग्रुप। अल्लाइलिक ग्रुप इनमें से अगर आपको ढूंढना हो तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, सो अगर आपको ये हटाना है, दिस इज अल्लाइलिक ग्रुप, यहाँ से आप क्या कीजिए, एक को ड्रॉप कीजिए एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्लाइलिक ग्रुप। ठीक है, अल्लाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड, ऐसे कभी कभी नाम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पार्टिकुलर ग्रुप है आपका अल्लाइलिक ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से बेंजाइल का पूछा है तो बेंजीन बनेगी एक, CH3 जोड़िए और इस CH3 में से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कीजिए, सो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये एक अल्लाइलिक है, दिस इज बेंजाइलिक, राइट इट हियर, दिस इज बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 38। 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 क्या बोल रहा है, द कंपाउंड विच इज नॉट, अंडरलाइन नॉट, आइसोमेरिक विथ डाई इथाइल ईथर। सो डाई इथाइल ईथर लिखते हैं, डाई इथाइल ईथर क्या होगा हमारा, C2H5 ऑक्सीजन, C2H5। फॉर्मूला अगर सबको लिखें तो क्या, 2 कार्बन तो टोटल क्या होगा, C4, 5 + 5 10 हाइड्रोजन, 10 H10 एंड ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद रखिए जब भी आइसोमर हो तो आइसोमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, बाकी चीज़ें होना हो तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, सो एन प्रोपाइल, सो CH3 CH2 CH2 OCH3 क्या होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन, 3 + 2 6, 5 + 2 7 + 3 10 H10 और 1 ऑक्सीजन। तो यस, दिस इज द आइसोमर। दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन 1O, तो ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो क्या होगा, 4 कार्बन, C4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 1 10, हाइड्रोजन 10 है, 1 ऑक्सीजन है, ये भी आइसोमर है। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 मिथाइल प्रोपेन 1 सो प्रोपेन CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 देन दिस इज 2 मिथाइल 1 2 2 पे एक मिथाइल जोड़ते हैं तो CH3 जोड़ दिए, हाइड्रोजन गिनते हैं, कार्बन 4 हो गए, कार्बन तो 4 ही हैं, हाइड्रोजन 3 + 3 6 + 1 7 + 2 9 + 1 8 10, सो C10, 1 ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो सेम है इसकी तरह। लास्ट ऑप्शन आई थिंक रॉन्ग होगा, सो ब्यूटेन नोन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, करेक्ट, दिस इज ब्यूटेनोन। सो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, हाइड्रोजन कितने, 3 + 2 5 + 3 8, सो H8O। ये अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्म तो अलग हो ही नहीं सकता है, तो आपका जो 39 का ऑप्शन होगा वो 4th होगा, वो इनका आइसोमर नहीं है। क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन 40 बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आपके पास 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से अगर आप देखें तो पहला मॉलिक्यूल, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, इफ यू सी द फर्स्ट ऑप्शन, पर लिख ही देता, चलो आप लोग भी क्या याद रखोगे कि सर ने लिख दिया C डबल बॉन्ड O C2H5, this group is called ester, and this is CH3 C double bond O CH2 OCH3, this is your ether, this is your keto group, ketone and ether, so definitely अलग अलग functional group हैं, so this is called functional isomer। ठीक है, क्वेश्चन 41 क्या है, क्वेश्चन 41 देखिए सारे लोग, which of the following pairs of compound are not position isomer, so what is the fundamental rule of position isomer, same parent chain, very fundamental rule of position isomer। सर्च कीजिए ऐसा कौन सा बंदा है जिसमें जो है पोजीशन आइसोमर में जो है आपका पेरेंट चेन अलग है, तो गिनती गिनेंगे क्या, पहला वाला ऑप्शन अगर आप ध्यान दो तो क्या होगा, बोथ आर ब्यूटेन, करेक्ट, बोथ आर ब्यूटेन, बट वन हैव वन ब्यूटेनॉल एंड द अनदर इज ब्यूटेन 2 ऑल, बट बोथ आर ब्यूटेन, पेरेंट चेन इज सेम।
if you see the second one, I'm just going to draw the second one. This is one. So parent chain is 1, 2, 3. Parent chain is 1, 2. So see, the parent chain are different. Parent chain are different. This should not happen. This should not happen in position isomer. Parent chain has to be same. So आपका 2 है, दूसरा मैंने गलत हो गया है. क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन 42. 42 क्या है? Which of the following compound has wrong IUPAC? पहला ऑप्शन देखेंगे. So पहला is ethyl butanoate. Correct? First one is correct. Second is you have 1, 2, 3 methyl butanol. Correct? Third option is 1, 2, 3, 4. So this is 3 methyl. So 3 methyl, not 2 methyl. क्या होगा? 3 methyl होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर थर्ड is wrong option. Fourth option is 1, 2. So 2 methyl and that's correct. Fourth one is correct. So क्वेश्चन नंबर 43 बढ़ते हैं. 42 छोड़ते हैं, आसान था. 43 IUPAC आता है आपको. नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4Cl2. साइक्लिक, अंडरलाइन साइक्लिक. So we have C3H4Cl2. करेक्ट. साइक्लिक का मतलब है कि क्या है? C3 है, मतलब कि क्या बन सकता है? ट्रायंगल ही बना सकते हो. ट्रायंगल बनाओ. ट्रायंगल हमने बनाया. हमारे पास क्लोरीन है, तो पोजीशन क्या है? 2 है, मतलब 3 पोजीशन है. एक क्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है, दूसरा क्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है. याद रखिए, स्ट्रक्चर की बात करना चाहते हैं आप, स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं करेंगे. स्टीरियो आइसोमर करेंगे तो डिफरेंट केस, वो नहीं करेंगे. क्लोरीन अलग अलग पे जुड़ सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है? क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़ सकता है. 2 इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है. ठीक है, तो 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं इसके. किसके? साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं. क्वेश्चन 44 क्या है? क्वेश्चन 44 क्या बोल रहा है देखेंगे. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर ऑल द टर्शियरी अल्कोहल्स, जिसे अभी बात करी, हमने देखा भी. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर ऑल द टर्शियरी अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14O. सो लेट्स सी C6H14O. ध्यान से देखेंगे, देयर इज नो डबल बॉन्ड. You can find it out using double bond equivalent. Okay, so चलिए ड्रॉ करते हैं. हमारे पास टर्शरी अल्कोहल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये होना. दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, अब यहाँ से आप क्या चेंजेस कर सकते हैं? हमारे पास 1, 2, 3, 4 कार्बन हो गए. अब 2 ही कार्बन उपलब्ध हैं, तो उसको जोड़ते जाएंगे और देख लेंगे कहाँ हो सकता है. तो सबसे पहले दोनों कार्बन को हम यहाँ जोड़ देते हैं. तो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो आपका 2 नंबर पे आ रहा है. एक अल्कोहल हो गया. सिमिलरली इस तरीके से और क्या किया जा सकता है बताइए? ठीक है, 2 कार्बन जोड़े में हमने यहाँ पे. अब क्या करते हैं? एक कार्बन यहाँ जोड़ देते हैं, एक कार्बन यहाँ जोड़ देते हैं. ठीक है, ये हो गया. एक कार्बन वहाँ जोड़ दिया, एक कार्बन वहाँ जोड़ दिया. तो देखिए क्या हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5. इसी तरीके से एक 2 अल्कोहल हो गए हैं. एक ये है. अब बताइए अब क्या कर सकते हैं? बोलिए. और क्या किया जा सकता है बताएंगे आप हमको. अगर हम एक यहाँ जोड़ दें, ठीक है, एक यहाँ जोड़ दें, और अगर एक यहाँ जोड़ दें, ठीक है, हो जाएगा. तो बताइए क्या होगा? 1, 2, 3, 4. तो ध्यान से देखेंगे, ये 5 चेन है, ये 4 चेन वाला है. तो हमारे पास ऐसे होंगे. और क्या पॉसिबिलिटी सोच के बताइए. मेरे पास लगता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है. तो 3 ही प्रकार के अल्कोहल हैं जो क्या टर्शियरी अल्कोहल होंगे. हमने क्या किया? हमने पहले टर्शियरी अल्कोहल बना लिया. उसके बाद हमारे पास जो कार्बन थे उसके अरेंजमेंट को हमने देखा. तो टोटल कितने होंगे? ठीक. क्वेश्चन 45 द लास्ट वन क्या है? टोटल स्ट्रक्चर ऑफ C4H9. आप बोलोगे सर ये कैसा है C4H9? सो दिस इज रेडिकल, फ्री रेडिकल.
ठीक है, फ्री रेडिकल की बात करते हैं, टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं उस फ्री रेडिकल की बात करना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसा होगा CH3 CH2 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 एक ये फ्री रेडिकल होगा, देखिए 3 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 + 6 3 है, ठीक है। एक ये हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए, CH3 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH2 डॉट, एक ये हो सकता है, आई थिंक नो, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है बताइए, ऐसा भी हो सकता है ये CH3 देन ये तो 4 का एक ही बनेगा, 4 का तो बन नहीं सकता, 3 का डिफरेंट डिफरेंट बनाया जा सकता है। क्या बनेगा बताइए, 3 का तो ये बना दिया हमने, और क्या बनेगा बताइए हमें, यहाँ इसी में देख लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, एक हटाइए, यहाँ डालिए डॉट, एक ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से एक और बनाया जा सकता है CH3 CH3 CH3, इस हाइड्रोजन को हटाइए डॉट, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ध्यान से देखिए, दिस आर रेडिकल्स एक्चुअली, फ्री रेडिकल्स, इसीलिए इसको आपने C4H9 देखा है। तो C4H9 अगर आपने देखा तो ये नॉर्मल बन सकता है, तो ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। फिर जब आपने प्रोपेन के आधार पे देखा तो यहाँ पे क्या है, या तो इस चेन पे होगा या समय यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कार्बन तीनों कार्बन सेम है, तो क्या होगा, ये तो यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा। तो टोटल 1 2 3 एंड 4 1, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, 4 स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। आई थिंक द फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से आप आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए ठीक है, मज़े से पढ़ते रहिए, अगले टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए और अच्छे से नंबर लाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।